हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9। उसमें हम 9.1 एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कराए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 मतलब 9 से अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, कोई रोड है, रोड के दोनों साइड दो पोल खड़े हुए हैं बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सड़क जा रही है। ठीक है, ये सड़क है जो रोड है आपकी, इसके दोनों साइड एक पोल यहाँ खड़ा है, एक पोल यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सही है। एक पोल यहाँ है, सीधा बना देते हैं इसको। एक पोल ये है, एक पोल ये है, सही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, सही है। इसमें क्या कहा है फिर आगे, विच इज़ 80 मीटर वाइड। वो रोड जो है वो 80 मीटर की है। मतलब सिंपल सी बात है कि इनके और इसके बीच में कितने मीटर का गैप है, 80 मीटर का गैप है, सही है। रोड के दोनों साइड है पोल, और रोड की चौड़ाई कितनी बताई है इन्होंने, उसकी जो विड्थ है वो बताई है 80 मीटर। आगे कहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ elevation of the top of the poles are 60 degree 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखिए इन्होंने कहा है इन दोनों पोल के बीच में कहीं भी, बीच मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन नहीं कहा इन्होंने कहा बीच में कहीं भी किसी एक पॉइंट से एक पोल का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे पोल का एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो इन्होंने हमसे कहा उन पोल की हाइट बताइए एक तो, और वो पॉइंट दोनों पोल से कितनी कितनी दूरी पर है वो बता दीजिए। ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है कहीं, सही है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, मीन्स कि यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इन्होंने एग्जैक्टली हमें दूरी तो बताई नहीं, डिस्टेंस तो बताया नहीं कि पोल से कितना, वो तो पूछे ही है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ये पोल 1 है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल कितना है, यहाँ पर नीचे से एंगल बनने वाला कितना है, एक का 60 डिग्री है, इसका इन्होंने कहा है 30 डिग्री है दूसरे का। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री है, सही है। हमें इतना पता है कि टोटल जो लेंथ है रोड की, तो सॉरी टोटल जो विड्थ है रोड की वो कितनी है, 80 मीटर है। इतना हमको इन्होंने बताया है। ना हमें ये हाइट पता है पोल की, ना ये हाइट पता है पोल की, सही है। और ना इन्होंने ऐसा कहा है कि पोल की हाइट जो है वो दोनों की बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा नहीं है, सही है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x, सही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना, अगर मान लीजिए इतना डिस्टेंस x है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये टोटल 80 है और यहाँ तक x है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 80 माइनस x, ठीक है, मीटर। सिंपल सी बात है, यहाँ तक का डिस्टेंस इतना होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, इन्होंने कहा भले ना हो लेकिन इन्होंने कहा है दो पोल जो है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। हाँ इन्होंने कहा है पहली लाइन में कि दोनों पोल जो है वो इक्वल हाइट के हैं। तो मीन्स ये अगर ये पोल AB है और ये पोल CD है, मैंने नोटिस नहीं किया कि इन्होंने इक्वल हाइट वहाँ पर बताया है। तो देखिए ये AB पोल है, ये CD पोल है, सही है। इन दोनों की हाइट बराबर है। अगर इसकी h है तो इसकी भी कितनी होगी, h हाइट होगी। तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि इन दोनों के बीच में ये हाइट जो है वो कॉमन पॉइंट दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ट्रायंगल लेता हूँ, इस जो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मीट करी, इस पॉइंट को O पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल में देखिए ABO में जाता हूँ, ट्रायंगल ABO। इस ट्रायंगल में जाएंगे तो देखिए हाइट और बेस का मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि बेस का तो मुझे इसलिए लेना है क्योंकि टोटल जो बेस था इनके बीच का डिस्टेंस वो तो हमें गिवन था। भले ही ये बेस मुझे गिवन नहीं है लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो मुझे इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, तो मैं इसका ही सहारा लूँगा, यहाँ पर इसी की हेल्प लूँगा। और ये दोनों में कॉमन है तो मैं हाइट का भी 100% यूज़ करूँगा। तो देखिए ऐसा फॉर्मूला बताइए, ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए। ऐसा फॉर्मूला tan का है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो मीन्स tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BO, क्योंकि यहाँ तक देख रहा हूँ तो BO लेंगे, तो AB
अपॉन बी ओ, सही है। ए बी कितना है हमारा एच, और बी ओ क्या है हमारा एक्स, सही है। अब यहाँ पर देखिए tan 30 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, सही है। h अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको फिलहाल मैं यहाँ छोड़ दूँ या फिर मैं ये लिख लूँ कि h इक्वल टू √3 x के इक्वल है, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब करते हैं अगेन इन ट्रायंगल, अब करते हैं CDO की बात। तो CDO इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाएंगे और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इसमें tan 30 लगेगा। tan का इसलिए लगा रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बेस का जिक्र होता है, सही है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा CD, बेस क्या है हमारा DO, सही है। ये CO नहीं है CD है, ठीक है। CD क्या है H है, DO क्या है 80 माइनस एक्स, टोटल 80 थी, इतनी एक्स लेट कर ली हमने। देखिए ये जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब आपको लैंग्वेज बनाकर लिखनी है। मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन में बता दिया था शुरुआत में, उसके बाद में आपको खुद करना है, या आपकी जो बुक्स है उनमें से लैंग्वेज देखिए किस तरीके से लिखनी है आपको, सही है। मेरा मेन काम है यहाँ पर आपको समझाना, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एच अपॉन ये हो गया 80 माइनस एक्स, एच की वैल्यू यहाँ से निकाली, कितनी आई ये सुनिए, रुक जाइए, ये क्या है वैल्यू इसकी 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, सही है। देखिए अब मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से भी। तो h इक्वल टू आ गया 80 माइनस एक्स, ऊपर चला जाएगा यहाँ 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये इक्वेशन सेकंड। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है h इक्वल टू √3x है, h इक्वल टू ये है, तो मीन्स दोनों h के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ √3x इक्वल टू दिस, भाई ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। √3 को इधर ले आए तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और ये x था, ये हो गया 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले गए प्लस के हो गया, इधर आ गया 4x इक्वल टू 80, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी, x की वैल्यू निकल कर आ गई 4 कितने टाइम्स 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 20। जब x आपका 20 निकल के आ गया तो देखिए अब इन्होंने हमसे क्या क्या चीज़ पूछी थी, एक तो पूछी थी पोल की हाइट, तो पोल की हाइट हम निकाल लेंगे। देखिए पोल की हाइट क्या है h, या तो आप यहाँ पे रख के निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, दोनों से हाइट सेम आएगी, ठीक है। यहाँ 20 रखिए क्या आएगा 20 √3, यहाँ 20 रखिए क्या आएगा 20 माइनस हो गया 60 √3 हो गया, तो वो सॉरी 60 अपॉन √3 हो गया। जब इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे, ये नीचे हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो नीचे 3 बचेगा, ऊपर √3 बचेगा, 3 से इसको करोगे क्या आएगा 20 √3, यहाँ भी 20 √3 आता है, इससे भी निकालोगे तो भी 20 √3 ही आएगा आपका, सही है। तो देखिए उन्होंने फिर दूसरी चीज़ पूछी थी कि वो जो पॉइंट था उस पॉइंट की दोनों पोल से लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, सॉरी। तो डिस्टेंस कैसे भाई, पोल ए बी से कितनी डिस्टेंस है, मीन्स बी ओ क्या है, बी ओ हमारा एक्स के इक्वल था, तो एक्स हमारा 20 निकल के आ गया, मतलब 20 मीटर है बी। तो बी ओ लेंथ तो हमारी 20 है, बी ओ लेंथ कौन सी है, बी ओ लेंथ हमारी है ए बी पोल से ओ पॉइंट की डिस्टेंस, सही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए फिर निकालनी है मुझे ओडी, तो वो 4 चूड़ियों वाली ओडी नहीं, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालनी है। तो देखिए ओडी निकालनी है 80 माइनस एक्स के इक्वल है, एक्स कितना है 20, तो 80 माइनस 20 ये आ गया 60 मीटर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पोल से पॉइंट ओ की डिस्टेंस निकल गई। हाइट निकालनी है, इसमें पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 20 इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर दी, h की वैल्यू आ गई 20 √3, ठीक है, मीटर में। तो पोल की हाइट निकल के आ गई, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकल के आ गया दोनों पोल से, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल,
एक नहर है, उसके किनारे एक साइड कहीं पे एक टीवी चैनल का जो मतलब टावर होता है वो खड़ा है। मतलब देखिए इस तरीके से, जैसे कोई नहर है, ये नहर है, ठीक है। तो या ऐसे नहीं बना के इस तरीके से बना लेते हैं नहर। मान लीजिए ये नहर है सिंपल, मतलब उस साइड होगी इस तरीके से, मतलब इस तरीके से नहर है। अब मैं ऐसा तो बना नहीं सकता 3D में, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन लेता हूँ उसकी। तो मैंने क्या कहा कि इस तरीके से नहर है, मान लीजिए ये नहर चल रही है ऐसे, सही है, ये नहर चल रही है। इस नहर में इसके एक किनारे पे यहाँ पर एक टावर खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से खड़ा होगा। अगर नहर ऐसे जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। इन्होंने कहा उसके दूसरी साइड यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट जो पॉइंट है उससे, अब ये जो ऐसे खड़ा है ये टावर, देखिए ये टावर इस तरीके से है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब इस तरीके से अगर मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर दूँ एक इस टावर से, तो ये जो एंगल बनेगा उसके बीच में, वो एंगल इन्होंने हमें बताया कितना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड जो एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फिर उन्होंने कहा है अगली लाइन में, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन में। इन्होंने ये कहा है कि अब मैं क्या करूं, जैसे ये लाइन अगर इसका मैं फुट ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये टावर ऐसे है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। इन्होंने कहा कि अगर इससे और 20 मीटर आगे चले जाए, जितना था हमें नहीं पता कितनी दूर पे था, लेकिन अगर और 20 मीटर आगे चला जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन के आएगा अगले पॉइंट से वो 30 डिग्री का बन के आएगा, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने हमसे कही है। फिर इन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कि मतलब कैनाल की विड्थ कितनी थी, मतलब ये डिस्टेंस, और उस टावर की हाइट कितनी है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो इन सिंपल वे में मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए विड्थ ऑफ द कैनाल है, वो जो टावर में वर्टिकल ऐसे दिखा रहा था, मैं ड्राइंग में उसको इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टावर है, सही है, ये कैनाल की विड्थ है, ये एक साइड का किनारा जिस पे टावर खड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री होगा 100%। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसके दूसरे किनारे पे, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा इसने बताया कितना 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको इस साइड भी बना सकते हो, आपकी बुक में इस साइड को डायग्राम दिखाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा इस पॉइंट से अगर 20 मीटर और आगे चल जाए, मतलब ये जो लेंथ है इतनी बता दी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है, इतना पता है मुझे, ये कितनी थी ये मुझे नहीं पता। इन्होंने जो अगला पॉइंट है और ये जो लाइन है ये जस्ट इस लाइन पे ही होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कहीं इधर उधर, मान लीजिए कोई ऐसे कर दे, अब मैं इससे एंगल बनाने लगूँ तो एंगल कुछ और बनेगा। ये बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाते हुए चलनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो ये जो अगला पॉइंट आया, ये इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसके टॉप का, ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये जो बन रहा है यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ठीक है। टावर को मैंने मान लिया ए बी हमारा टावर था, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट था कैनाल का उसे सी पॉइंट मान लिया, जो अगला पॉइंट है उसको डी पॉइंट मान लिया। तो मुझे सी डी की लेंथ तो पता है 20 मीटर है, मुझे ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, मुझे मेरे से जो पूछा है एक तो ए बी पूछा है और एक सी बी पूछा है, ठीक है। तो ए बी और सी बी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए आपको अब तक इतने क्वेश्चन करे आपने, एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि किसी ट्रायंगल में आपको सारी लेंथ निकालने के लिए मिनिमम एक एंगल, ठीक है, एक एक्यूट एंगल उस ट्रायंगल में, और एक साइड कोई भी पता होनी चाहिए कम से कम, तभी आप कोई फॉर्मूला लगा के सारी साइड निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक बेस भी अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस आ रहा है तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे, क्योंकि एंगल आपके पास है, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर निकालना है, तीन में से दो चीज़ आपके पास है। कोई ऐसा फॉर्मूला दो जिसमें हाइपोटेन्यूस और बेस आ रहा है तो आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि एक एंगल और एक साइड गिवन होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे बस एक एंगल गिवन है, साइड गिवन नहीं है। तो देखिए इस यहाँ अब एक चीज़ और नोटिस करना, जब मैं ट्रायंगल ए बी
और सी तक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बी सी बेस आ रहा है, ठीक है, बी सी मतलब आ रहा है, उसमें बी सी लेंथ आ रही है। फिर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ ए बी और डी। जब मैं ए बी डी में बात करता हूँ तो जो बी डी है, बी डी हमारी बी सी प्लस सी डी, मीन्स उसमें भी बी सी आ रहा है कहीं ना कहीं। बी सी जो है उन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैं इसका सहारा जरूर लूँगा। दूसरी चीज़ मुझे देखनी है, मतलब मुझे बेस तो लेना ही लेना है, इतना तो कन्फर्म हो गया। दूसरी चीज़ मुझे क्या देखनी है कि उन्होंने हाइट ऑफ टावर पूछी है, तो मैं दोनों कंडीशन में हाइट ऑफ टावर भी लेके चलूँगा। दोनों ट्रायंगल में ए बी भी कॉमन है, अगर मैं ए बी सी लूँ तो उसमें भी ए बी आ रहा है, और ए बी डी लूँ तो उसमें भी ए बी आ रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको मान लेते हैं एच, हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर भी एच, ठीक है, एच मीटर में लेंगे क्योंकि यहाँ मीटर में की भी ना सब चीज़। तो देखिए अब ट्रायंगल में बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। जब ए बी सी में हम बात करेंगे तो इसमें देखिए बेस और बेस और परपेंडिकुलर क्या आएगा, टेन, एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि मैं सी तक की बात कर रहा हूँ। तो टेन 60 लगा दीजिए, टेन 60 लगाएंगे तो वो आएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है, हमने एच लेट करी है, ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं एच, और बी सी कितनी है हमारी पता नहीं, तो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया यहाँ तक, सही है। तो ये एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3 एच अपॉन एक्स, एच की वैल्यू आ गई √3 एक्स, ठीक है, मीटर में आएगी 100%। फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरी अगेन, अब किस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में उसमें भी 100% देखिए एच अपॉन ही आएगा, तो एच इसमें भी आया था, ये एच इक्वल टू उसमें भी एच के इक्वल कुछ आएगा, दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की निकल गई तो एच की निकल जाएगी। तो ये आपको आइडिया दिमाग में आ जाने शुरू हो जाना चाहिए। जब आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, कोई भी चैप्टर हो, और ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 100% आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से। कंपटीशन में जाओगे, कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो ए बी डी में जब हम देखते हैं तो देखिए टेन, एंगल क्या लूँगा 30 डिग्री, क्योंकि डी के लिए देख रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, टेन 30 डिग्री। हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी डी, तो बी डी है ना, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी क्या है हमारा, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। अब मैं कह सकता हूँ टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी क्या है एच, मेरा एच, नीचे क्या है बी सी एक्स है वो 20 है, तो एक्स प्लस 20, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू आई आपकी, इसको इधर ले जाइए, एक्स प्लस 20/√3, ठीक है। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखिए ये भी एच के इक्वल है, ये भी एच के इक्वल है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूँ √3x इक्वल टू इसके आएगा x प्लस 20/√3, ठीक है। √3 को इधर ले जाइए, क्या आएगा 3x इक्वल टू x प्लस 20, x को इधर ले जाइए, क्या आएगा 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 10। जब x 10 आ गया तो देखिए x 10 आ गया तो सिंपल सी बात है, उन्होंने बता दी। अब ये देखिए ये पहला पॉइंट था जहाँ से एंगल ना पता हो। पहला पॉइंट कौन सा था, जो कैनाल थी, जो नहर थी, एक साइड टावर था, एक साइड वो पॉइंट था, तो मीन्स यही तो उसकी विड्थ है। विड्थ उसने पूछी थी तो एक्स ही तो है उसकी विड्थ। ये निकल कर आ गई कि 10 मीटर उसकी विड्थ थी कैनाल की। नहर की जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर की थी, नहर की चौड़ाई निकल के आ गई। अब देखिए इन्होंने हाइट पूछी है टावर की, तो सिंपल सी बात है फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, कहीं भी फर्स्ट में रख देते हैं। पुट x इक्वल टू 10 इन फर्स्ट, h इक्वल टू √3x है, तो √3 इंटू 10 मीन्स 10√3 मीटर h, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी है 10√3 मीटर। मेरे ख्याल से ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हो सकता है कि भाई अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो आप बता दीजिए, ठीक है, या समझ नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस 7 मीटर की जो बिल्डिंग थी उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उस टावर का, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। और टावर जो है अगर मैं उसके फुट से देखूं और उस बिल्डिंग के टॉप से उसका जो डिप्रेशन बन रहा है वो दिया है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सही है, ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। ए बी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। एक केबल टावर है, ये मान लीजिए ये कोई केबल टावर है, सही है। इन्होंने कहा ये जो केबल टावर है इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। मींस अगर इस बिल्डिंग का टॉप इस टावर के टॉप से मिला दूँ, यहाँ तक ही मान लीजिए इसका टॉप था, ठीक है। CD मैंने मान लिया मेरा टावर था, तो देखिए टावर का टॉप क्या है C, इसका टॉप है A। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस से तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस तो दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसकी जस्ट पैरेलल इस A पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, समझ में आ गई बात, ये दोनों पैरेलल है। तो देखिए ये एंगल अब इन्होंने हमसे पूछा है कितना बताया 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कभी सोचो कि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन गया। आप हॉरिजॉन्टल सरफेस खुद बना सकते हो, ठीक है। आपको खुद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हॉरिजॉन्टल सरफेस के जस्ट पैरेलल। तो देखिए यहाँ ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये हमारी क्या हो गया 60 डिग्री का एंगल, ये उन्होंने हमसे बताया। टॉप से इसके टॉप पे कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए ये 7 मीटर है, तो बताइए ये कितनी होगी, ये भी 7 मीटर होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर थे इस लाइन पर 90 डिग्री पे, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं इस लाइन पर, तो मीन्स ये दोनों भी पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर हो गया। एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड बराबर होती है, ये अपोजिट साइड बराबर होती है, ठीक है, और पैरेलल होती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ कह दिया। अब देखिए इन्होंने दूसरी चीज़ क्या कही है कि जो टावर है, देखिए ये है हमारी बिल्डिंग, लिख देता हूँ मैं बिल्डिंग, है ना, और ये हमारा टावर। अब इन्होंने हमसे कहा है कि जो टावर है उसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, इन्होंने जो सबसे पहले लाइन बोली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से ही बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन भी इस टावर के टॉप का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस टावर के फुट का। तो इस टावर के फुट को मैं इसी पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये अब डिप्रेशन एंगल किससे मिलके बनेगा, देखिए हमेशा ध्यान रखना एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन हमेशा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे बनेगा। तो देखिए क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी, जो हमने यहाँ भी ऊपर ड्रॉ करी। तो ये एंगल इन्होंने दिया है 45 डिग्री, ठीक है, ये ऊपर 60 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि टावर की हाइट निकालिए। तो टावर की हाइट कैसे निकल सकती है, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया E। टावर क्या है हमारा CD, तो CD किसके इक्वल है CE प्लस ED, ठीक है। ED मेरे पास है 7 मीटर, मुझे CE निकालना है। तो देखिए फिर वही बात आती है कि CE किस ट्रायंगल में आ रहा है, CEA में, तो CEA में एंगल कितना है 60 डिग्री, लेकिन ना इसमें मुझे AC की वैल्यू पता, ना मुझे AE की वैल्यू पता, तो मैं CE की कैसे निकाल दूँगा, मुझे एक एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये साइड अगर पता चल जाए एक, तो काम हो जाएगा। ये साइड किसके इक्वल है, AE हमारा AE, ये जो AE है वो जस्ट BD के इक्वल है। तो कहने का मतलब अगर मैं BD निकाल लूँ किसी तरह तो मेरा AE निकल जाएगा। BD कैसे निकालेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ABD में, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में मुझे एक साइड तो गिवन है, ठीक है 7 मीटर, लेकिन क्या अगर मुझे एक एंगल और गिवन हो जाता कोई सा,
तो मेरा काम बन जाता। तो मेरे पे दो तरीके हैं, एक तो ये कि देखिए ये लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ 45 है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 में से माइनस कर लीजिए, 45 होगा ये भी। लेकिन एक और तरीका है, मैंने आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था कि ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, लेकिन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी और ये इनकी ट्रांसवर्स लाइन है। सही है। तो देखिए यहाँ पर यही काम है, आप इस बार बस z उल्टा लेना है। यहाँ से लीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इनकी ये ट्रांसवर्स लाइन जा रही है। अगर ये 45 है तो देखिए यहाँ से आइए और ये एंगल कितना होगा, 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए एक एंगल भी मिल गया, इस ट्रायंगल में मुझे एक साइड मिल गई, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ। तो ये बेस इसके बराबर होगा, तो मैं सबसे पहले इसको निकालता हूँ। देखिए मैं एक एक चीज़ छोटी छोटी समझा के चल रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को परेशानी आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आ सकती है। देखिए तो ट्रायंगल में सबसे पहले बात करते हैं ए बी डी में। तो जब ए बी डी में बात करते हैं तो tan 45 लगाएंगे आप, ठीक है। tan 45 किसके इक्वल होगा, वैसे मैंने आपको बताया था जब एंगल 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर बेस बराबर होता है, लेकिन फिर भी करके दिखाया था। tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ए बी कितनी है 7, बी डी क्या है मुझे निकालनी है। tan 45 की वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू 7 अपॉन बी डी निकालनी है, बी डी इक्वल टू 7 मीटर आ गई, ठीक है। बी डी हमारी 7 मीटर निकल के आ गई, ये 7 आ गई, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। सही है। अब देखिए अब ट्रायंगल में मेरा काम हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल में जाता हूँ, इन ट्रायंगल ए ई सी में अगर मैं बात करूँ तो देखिए अब मेरे पास एक एंगल भी है, एक साइड भी है, दूसरी साइड मुझे निकालनी है बस, क्योंकि मुझे सी डी निकालने के लिए सी ई की ज़रूरत थी बस। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ए ई सी या सी ई ए कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहाँ पे जाएंगे। एंगल कितना है tan 60 लगेगा, क्योंकि पर बेस हमारे पास है, ठीक है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी ई अपॉन बेस क्या है हमारा ए ई। tan 60 हो गई हमारी √3, सी ई मुझे निकालनी है, ए ई क्या है मेरी 7, ठीक है। तो सी ई की निकालोगे वैल्यू क्या आ गई 7√3 मीटर, ठीक है। सी ई 7√3 मीटर आ गई। अब मुझे सिंपल है, मुझे क्या निकालनी थी सी डी, देन या देयरफॉर कह सकते हो, देयरफॉर सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी था, तो सी ई की वैल्यू क्या है 7√3 और ई डी की वैल्यू कितनी थी 7 कॉमन ले लो, अंदर का था √3 + 1 मीटर। तो ये आ गई आपकी सी डी की वैल्यू, ठीक है। यहीं छोड़ दो, √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कहा है क्वेश्चन के बाद में कि √3 = 1.732 लो या 22/7 लो, तो सॉरी 22/7, हाँ ठीक है, 22/7 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ठीक है। ये वो पाई की वैल्यू मेरे मुंह से निकल गई इस तरीके से, तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा 12, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है, फ्रॉम द सी लेवल से है हाइट उसकी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप है जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके टॉप से लाइट हाउस के टॉप से 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो शिप है वो एक दूसरे के पीछे हैं और एक ही साइड है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के एक ही साइड है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो देखिए सबसे पहले ये सी लेवल है, ठीक है, ये हमने सी लेवल बना दिया। ये लाइट हाउस है ए बी, ये हाइट इसकी 75 मीटर है, ठीक है। देखिए जो ऑब्जेक्ट जितना पास होता है, मान लीजिए ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए
30 डिग्री था। तो अगर मैं और पास लाता रहूँगा, ये यहाँ हो गया 60 डिग्री, और पास लाऊंगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम है तो उसका अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनाऊं, मान लीजिए इस पॉइंट से, देखिए अगर इस पॉइंट से मैं अगर देखिए यहाँ एक एंगल देखूं तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल बनाई है मैंने, ठीक है। तो दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो जितना डिप्रेशन बनेगा उतना ही एलिवेशन बनेगा, ठीक है। मतलब नीचे से जो एंगल देखोगे तो उतना ही बनेगा, सेम टू सेम। तो अब एक चीज़ आप सोचिए, मैं अगर कहूँगा अब यहाँ पर एक सिप यहाँ है C, एक सिप यहाँ है D, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सोचिए 45 कौन सा बनाएगा और 30 कौन सा बनाएगा। जो जितनी दूर होती जाएगी उसका उतना ही एंगल जो है कम बनेगा। मान लीजिए कोई यहाँ है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, बताइए कौन सा बड़ा है। ये एंगल बड़ा है, जो पास है उसका एंगल ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो जोन सी सिप दूर होगी वो एंगल कम बनाएगी, ठीक है। तो पहले तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए, टॉप को ज्वाइन कर दिया इनके। तो जो दूर है वो बनाएगी 30 डिग्री, जो पास है वो बनाएगी 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात चल रही है, तो मुझे इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस बिल्कुल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाना पड़ेगा मुझे। दोनों पैरेलल ली है मैंने, ध्यान रखना। तो ये वाला जो एंगल है ये इस लाइन तक का, ठीक है, जो CA वाली लाइन है यहाँ तक का एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। या इस तरीके से लीजिए, पहले हम बनाते हैं DA के लिए। DA दूर है तो इसका एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और जो ये वाला है दूसरी वाली, इसका एंगल यहाँ, मतलब जो दूसरी लाइन तक एंगल बढ़ाओगे तो वो कितना बैठेगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब वही बात आ जाती है, इन्होंने हमसे पूछा है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ये x मान लिया मैंने डिस्टेंस, ठीक है, ये x डिस्टेंस है। तो सोचिए अगर ये 30 डिग्री है, कहाँ तक, ये यहाँ तक 30 डिग्री है, देखिए ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है, DA वाली लाइन तक। तो सोचिए ये और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, वो 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, सही है। दूसरा एंगल इन्होंने बताया था यहाँ तक का, जो CA लाइन तक था, वो 45 डिग्री डिप्रेशन। तो सोचिए ये 45 है तो ये वाला भी 45 ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरीके से बार बार बता रहा हूँ, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। और ये ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। बस शर्त है कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए दोनों, ऊपर वाली, और ये ट्रांसवर्स लाइन है इनके लिए। देखिए अब मुझे निकालना है x। मेरे पास टोटल हाइट है, टोटल हाइट से मैं टोटल बेस निकाल सकता हूँ। देखिए मैं इस हाइट का इस्तेमाल करके जब ट्रायंगल ABD में जाऊँगा तो मैं AB उसमें आ रहा है, एंगल मेरे पास 30 है, मैं BD निकाल सकता हूँ, सही है। BD निकल गई। फिर जब मैं ट्रायंगल ABC में जाऊँगा वहाँ पे मैं BC निकाल सकता हूँ, BC निकल गई। तो सोचिए BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूँ तो कितनी बचेगी, DC, इतनी बचेगी, मीन्स x। इन दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, पहले ट्रायंगल जाता हूँ, इन ट्रायंगल ABD, ABD में जाते हैं, tan 30 डिग्री लगेगा, ठीक है, 30 डिग्री एंगल है। तो AB अपॉन BD, ठीक है। AB कितना है 75 अपॉन BD, मुझे पता नहीं कितनी है, तो BD निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन BD। BD निकालना है, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। BD इक्वल टू 75√3 मीटर, ठीक है। BD निकल गई, मतलब टोटल लेंथ निकल गई। दूसरी मतलब सेकंड शिप से उसकी डिस्टेंस निकल गई। अब फर्स्ट शिप से डिस्टेंस निकालते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ABC में जाएंगे, एंगल कितना है 45, तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कितना है CB, ठीक है। तो ये निकालते हैं, tan 45 की वैल्यू 1, AB क्या है हमारा 75 अपॉन CB आ गया हमारा 75 मीटर, ठीक है।
सी भी निकल गया, बी डी निकल गया, देन या देयरफॉर सी डी इक्वल टू क्या आएगा, बी डी माइनस टोटल में से ये सी बी माइनस कर दो, तो बी डी माइनस सी बी। तो बी डी कितना था हमारा 75√3 माइनस 75, ठीक है। तो क्या आया, सी डी निकल के आ गया हमारा 75 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये जो है x की वैल्यू आई आपकी निकल के 75 अंदर √3 माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो ये सब। बस यही इन्होंने हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हम देखिए आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप खुद ट्राई करना, उसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। वो ग्राउंड लेवल पर खड़ी है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर वो खड़ी है, सही है। ये रही वो लड़की। अब ये जो है लड़की उस एक बैलून को देख रही है जो अर्थ सरफेस से 88.2 मीटर हाइट पर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए वो बैलून है, सही है, ये बैलून है। वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से अर्थ से 88.2 मीटर, सही है, ये इन्होंने दिया। फिर कहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब ये नहीं कि वो इस तरीके से उड़ता जा रहा है, वो जो है अब ऊंचाई पे पहुँच गया, वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद मान लीजिए यहाँ आ गया, सही है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी टाइम पर उस लड़की की आई से इस बैलून का एंगल पहले कितना बन रहा था, 60 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ से इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री। अब कैसे बनाएंगे वही बताऊँगा। पहले तो यानी कि ये लाइन मुझे जोड़नी है, ये गर्ल है ए बी, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। इसकी हाइट का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे फ़िलहाल, पर लेकिन फिर भी फ़ायदा है, वैसे थोड़ा सा फ़ायदा है, बताऊँगा क्या फ़ायदा है। देखिए आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे बैलून आगे गया तो ये जो एंगल था वो 30 डिग्री बन गया, मतलब कम होके 30 डिग्री हो गया। तो मुझे ये लाइन यहाँ से जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए फिर उन्होंने कहा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब इन दोनों बैलून के, मतलब यही एक ही बैलून था, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मुझे बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो देखिए ये टोटल हाइट 82.2 है, सॉरी 88.2 है, तो ये भी 88.2 ही है, सही है। अब इसकी आँख से, लड़की की आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था पहले 60, फिर 30 बना बाद में। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसी के हॉरिजॉन्टल सरफेस मुझे यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए ये जो इस वाले ये वाला बैलून बना रहा था, वो बना रहा था हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से लिख लेना इसको, 30 डिग्री लिखा है मैंने इसको। फिर जो बैलून ये बाद में आगे चला गया, तो अब ये एंगल रिड्यूस नहीं, पहले बना रहा था 60 डिग्री, सॉरी पहले बना रहा था 60 डिग्री, टोटल एंगल है यहाँ तक, ठीक है पूरा। अब जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है ये 30 डिग्री है। और कोई भी ऐसे ना कर देना कि ये 30 है तो बचा हुआ भी 30 है, आधा आधा, मतलब ये दिमाग मत लगाना वहाँ पे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, काम तो फिर भी आपको पूरे एंगल का ही है, ठीक है। तो देखिए अब इन्होंने हमसे ये पूछा कि ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, तो मीन्स अगर मैं नीचे देखूँ तो ये डिस्टेंस कितना है ये पता लगा लूँ मैं। तो देखिए ये ए बी, ये मान लीजिए बैलून यहाँ से ये सी डी, ये ई एफ पहुँच गया, ठीक है। अब पर लेकिन मुझे पता है, मुझे ये ट्रायंगल यहाँ तक नोटिस करने हैं, यहाँ से ये यहाँ ये ट्रायंगल नोटिस करना है, मुझे नीचे तक तो जाना नहीं, क्योंकि नीचे एंगल नहीं बन रहा है, एंगल ऊपर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ जी एच, ठीक है, ये जी है और ये एच है, सही है। तो देखिए आप खुद सोचिए, मुझे डिस्टेंस निकालना है जी एच, ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यही दोनों इन्होंने कहा कितना ट्रैवल करा उस बैलून ने। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ,
सबसे पहले मैं जब अगर बड़े इस वाले ट्रायंगल से देखूँ EAH या EHA ऐसा कह लो, तो उसमें मेरी लेंथ निकल के आ जाएगी A से लेके H तक की। ठीक है, देखिए जो 88.2 है ये पूरी E से लेके F तक की है, तो मुझे E से लेके H तक की भी तो डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी? मुझे पता है उस लड़की की हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर। तो यानी कि ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है। ठीक है, टोटल 88.2 थी, तो उसमें से 1.2 माइनस कर दो, कितनी आई? 87। तो टोटल ये बची 87। ठीक है, तो 88.2 नहीं लेनी आपको, आपको लेनी है इतनी हाइट, ये है आपकी 87 मीटर। ठीक है, तो सोचिए मैं इसमें से अगर इस इतने को माइनस कर दूं, AG को इसमें से इतने को माइनस कर दूं, तो बचा का क्या? ये बचेगा। ठीक है, देखिए ये कोई लाइन थी, इस पूरी लाइन में से अगर मैंने इतनी लेंथ हटा दी तो बची क्या? यही तो बची। सही है, तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए पूरी लेंथ कौन से ट्रायंगल में आ रही है? AH आ रही है EHA में। तो इन ट्रायंगल EHA में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो tan का? तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल का बड़ा ध्यान रखना, आप कभी 60 ले लो गलती से। तो tan 30 इक्वल टू EH अपॉन AH। ठीक है, तो tan 30 हो गया 1/√3। EH क्या है? 87, 88.2 मत लेना, तो क्योंकि ये गलती होती है। मुझे याद है, देखिए हल्का हल्का सा वैसे, कि जब मैं 10th क्लास में था ये क्वेश्चन मैंने किया था, तो मैं बार बार यही गलती कर रहा था कि मैं हाइट हमेशा 88.2 मीटर ले रहा था, और मैं बुक से आंसर मैच कर रहा, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो बाद में मैंने जब नोटिस किया कि यार क्या गलती हो सकती है, मैंने अपने दोस्त से पूछा, दोस्त को सारी कहानी बताई, देखिए ये ले रहा हूँ ऐसे करके। दोस्त भी घूम गया, बिल्कुल उसी चक्कर में आ गया जैसे मैं सोच रहा था। उसने कहा यार आंसर तो सही आ रहा है। फिर बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हमने डिसाइड कर लिया भाई आंसर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है बुक में, हम सही है सब गलत है। फिर पता नहीं अचानक से बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि यार उस लड़की की हाइट का क्या रोल था वहाँ पर। फिर दिमाग में आया कि इसकी आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तो मीन्स ये डिस्टेंस तो हमें लेनी ही नहीं थी, तो ये माइनस करके चलनी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ये गलती हो जाती है, और फिर बाद में हम सिर पकड़ के बैठते यार मैं तो पूरा करके आया था, नंबर कट गए। तो ये ध्यान देना आपको। तो ये हुआ AH, नीचे जो हमारा बेस है, तो AH की वैल्यू निकल के आ गई 87√3 मीटर। AH निकल गया। अब मुझे निकालना है AG, तो ये किस ट्रायंगल में आएगा? CGA में। इन ट्रायंगल CGA एंगल कितना है इसमें? 30 डिग्री, बड़े वाला एंगल। देखिए ये वाली लाइन जो आ रही है 30 डिग्री वाली, ये इस लाइन पे जा रही है, मुझे देखना है इस लाइन पे क्या एंगल जा रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है? C से लेके G तक, CG, और बेस क्या है? A से लेके G तक, AG। ठीक है, AGOG। ठीक है, तो देखिए tan 60 डिग्री हो गया हमारा √3। ये CG कितना है? 87 है। ठीक है, ये हमें निकालना था AG। ठीक है, तो AG आ गया हमारा 87/√3 मीटर। सही है। तो अब देखिए, हाँ इसको चाहो तो आप रेशनलाइज कर लो यहीं के, क्योंकि यहाँ इस वाले में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसमें √3 ऊपर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको यहीं रेशनलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे से रूट हट जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा। ये आ गया 87√3/3 3। सही है, तो ये लेंथ भी निकल गई और पूरी भी निकल गई। तो पूरी में से इस वाली को माइनस कर देते हैं। तो GH मुझे निकालनी थी, GH इक्वल टू आ गया AH माइनस AG। ठीक है, AH की वैल्यू कितनी है? 87√3। 87√3। सही है। अब क्या करना मुझे? हाँ, माइनस कितना? 87√3/3। 87√3/3। वैसे अगर ना भी करते तो कोई मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रेशनलाइज ना करते तो भी काम बन जाता। ठीक है, तो देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 26√3 माइनस 87√3। ठीक है, अपोन में आ गया 3।
सही है। इसको यहाँ कर देता हूँ मैं बच्चे को, इसमें से इसको माइनस करिए, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया हमारा। वैसे मैं एक तरीका करता हूँ इसको सोल्व करने का, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं। इन दोनों में मुझे 87√3 कॉमन दिख रहा है, तो यहीं कर देते हैं। 87√3 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 1/3, ठीक है। 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, तो ये आ गया 87√3 इंटू 2/3। 87√3, 87 की 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 160 प्लस 14 कितने हो गए, 170, 174√3/3। या तो ये कह दो, और आप ऐसे भी कह सकते हो 174/√3 मीटर। दोनों आंसर सही है आपके, ठीक है। तो वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये रेशनलाइज करने के बाद है पहले वाला आंसर, ये बिना रेशनलाइज करे हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके सही है। जो दो बैलून के बीच की डिस्टेंस थी, मतलब जितना बैलून ने ट्रैवल किया वो इतने मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो यहाँ तक था मेरी तरफ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 था। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, 16 मैं नहीं कराऊंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, वरना मेरा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। RS अग्रवाल से क्वेश्चन करिए, ठीक है। फिलहाल मेरे पास अभी RS अग्रवाल नहीं है, अगर जैसी मेरे पास आएगी मैं भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, RS अग्रवाल के लिए अलग से बना दूंगा। लेकिन आप खुद भी ट्राई करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाइए, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए तुरंत। और रेगुलर रहिए, जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ सबको देखिए। और मैं गारंटी लेता हूँ जितनी वीडियो मैं जिस चैप्टर की बना रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से आपने उसको कर लिया तो उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप करके ना हो। अगर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने कर लिया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। आप प्रॉब्लम बताइए किसी भी बुक में से, मैं खुद ढूंढूंगा कहीं से भी, जहाँ से मुझे लानी होगी। चाहे RD की प्रॉब्लम बताइए, मेरे पास नहीं है, मैं कहीं से अरेंज करूँगा बुक, मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।